सूरजपुर गांव में सान्या अपनी नानी के साथ रहती थी। सान्या कम पढ़ी लिखी थी, पर घर के सभी काम वह बहुत अच्छे से कर लेती थी। नानी माँ, नानी माँ, नानी, नानी माँ क्या हुआ आपको? नानी माँ, नानी माँ आप बोल क्यों नहीं रही? मामी, देखो ना नानी माँ बोल नहीं रही। दरअसल नानी माँ का देहांत हो गया था, जिस कारण सान्या बहुत रोती है। नानी को गुजरे 2 दिन नहीं बीते कि सुन बेटा, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तुम अपने घर जा सकते हो। सान्या ये सब सुनकर अपने गांव की ओर निकल जाती है, जहां उसकी माँ और छोटी बहन रहती थी। अब सान्या अपनी माँ और बहन के साथ रहती है। सान्या, 6 बज गए हैं, जल्दी उठ जा, घर के सभी काम पड़े हैं। माँ, कल मैंने बहुत काम किया था, मैं थक गई हूँ। आप लता को कह दो ना। लता ने सारी रात पढ़ाई की है, उसे आराम की जरूरत है। अब जल्दी उठ जाओ, वरना पिटाई लगाऊंगी। सान्या का मन पढ़ाई में कम लगता था, लेकिन लता को पढ़ना बहुत पसंद था। इसलिए लता और सान्या की माँ लता को ज्यादा मानती थी और उसे कोई काम नहीं कराती थी। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा। लता, मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, क्या तुम बाबा को 1 कटोरी आटा दे आओगी? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं पढ़ाई करने में व्यस्त हूँ। मुझे परेशान मत करो। मैं ही चूल्हे की आंच कम करके बाबा को आटा दे आती हूँ। आखिर में सान्या ही चूल्हे की आंच कम करके बाबा को आटा देने गई। अरे, बाबा तो आगे निकल गए। रुको बाबा, बाबा रुको। सान्या भागते भागते बाबा के पास गई। माफ करना बाबा, आज कुछ देर हो गई। कोई बात नहीं बिटिया, तुम्हारी जगह कोई और होता। मुझे इतनी दूर भीख देने नहीं आता। तुम्हारा शुक्रिया बिटिया। सान्या जब तक घर वापस लौटी, तब तक सारा मसाला जल गया था। तभी सान्या की माँ बाहर आती है, तो वह देखती है कि सारा मसाला जल गया है और कढ़ाई भी जल गई है। सान्या, तुझे पता नहीं क्या, मैं कैसे घर का गुजारा चलाती हूँ, फिर भी तूने सारा मसाला जला दिया, गैस भी फूकी। माँ, मुझे माफ करना, मैं बाबा को आटा देने गई थी। लता भी तो यहीं बैठी थी, ये भी तो गैस बंद कर सकती थी ना। मैं पढ़ाई कर रही थी ना। सान्या, नुकसान करने की तुम्हें सजा मिलेगी। 1 सप्ताह तक घर का सारा काम करोगी तुम अकेले। सान्या को 1 सप्ताह तक सारा काम अकेले करना पड़ा। लता सान्या को देखती और उसे चिढ़ाती रहती। रोज रोज की चिढ़ाने की वजह से सान्या ने गुस्से में लता की बुक फाड़ दी। माँ देखो ना, सान्या ने मेरी किताब का क्या हाल किया है। माँ को ये सब देख बहुत गुस्सा आया। तुम ना तो खुद ढंग से पढ़ती हो, ना इसकी पढ़ाई होने देती हो, सब बर्बाद कर रही हो। माँ, मैं पढ़ाई करती, पर नानी माँ बेचारी अकेले काम करती थी, इसलिए मैंने उनकी मदद की। तुम घर में रहकर लता को परेशान करती हो। एक मैम साहब हैं, वो 1 महीने यहाँ रुकेंगी। उन्हें एक लड़की की जरूरत है, जो उसकी काम में मदद कर सके। तू चल, कल से तू वहीं रुकना, 1 महीने की ही बात है, तुम्हें उसकी कीमत भी मिलेगी। अब सान्या 1 महीने के लिए गीता मैडम के यहाँ रहती है, और जब वह 1 महीने बाद वापस घर आती है, तो उसे पता लगा कि उसकी माँ का भी निधन हो गया है और लता ने भी शादी कर ली है। सान्या, तू यहाँ क्या कर रही है? अब तेरा यहाँ कुछ नहीं है। ये क्या कह रही हो लता? मुझे रहने के लिए जगह तो चाहिए होगी। माँ, ये घर मेरे नाम करके गई है, और वैसे भी यहाँ 2 ही कमरे हैं। कल को मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें भी तो रहने की जगह चाहिए। इसलिए तुम अपना ठिकाना खुद ढूंढो। सान्या बेचारी दर दर भटकती। बहुत से रिश्तेदारों से उसने मदद मांगी, लेकिन कोई भी उससे ज्यादा दिनों के लिए नहीं रख पाया। एक दिन वह नदी किनारे बैठ रो रही थी कि तभी उसे वही बूढ़े बाबा दिखे, जिसे वो कभी आटा दिया करती थी। बाबा, आप अभी तक जिंदा हैं? हाँ बेटी, पर तुम रो क्यों रही हो?
सान्या ने अपनी सारी परेशानी बाबा को बताई। तुम मेरे साथ चलो बेटी। बाबा सान्या को एक नींबू के पेड़ के पास ले गए और बाबा ने एक नींबू तोड़कर सान्या को दिया। बेटी, ये साधारण नींबू नहीं है। इस नींबू को तुम मनचाहा रूप दे सकती हो, जो 24 घंटे बाद ये अपने असली रूप में आएगा। तो तुम इसे दोबारा आदेश दे सकती हो। ए जादुई नींबू, तुम एक छोटा सा घर बन जाओ। पलक झपकते ही नींबू एक सुंदर घर में परिवर्तन हो गया। सान्या के पास अब रहने के लिए घर था। खाने के लिए फल और सब्जी वो जंगल से ले आती थी। 24 घंटे बाद जब नींबू घर से वापस फिर से नींबू बन जाता, तो सान्या उसे दोबारा आदेश दे देती। पूरे गांव में सुंदर घर की चर्चा होने लगी। बात लता के कानों तक पहुंची। लता को पता लगा कि सान्या के पास एक जादुई नींबू है, जिसे कोई भी रूप दे सकते हैं। मैं पढ़ लिख कर भी इस टूटे घर में रह रही हूँ और वो गवार अनपढ़ होकर भी गांव के सबसे अच्छे मकान में रह रही है। लता अपने शादी की सालगिरह की दावत देने के लिए सान्या के पास जाती है। लता कुछ ना कहती और आगे की ओर बढ़ने लगती है। तभी, हे जादुई नींबू, तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम बड़े आकार में हो जाओ। तभी लता का एक गाल फूलने लगता है। लता, ये नींबू बाहर निकालो। लता रोने लगी और नींबू बाहर निकाला। मैंने तुम पर भरोसा किया, पर तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। मुझे माफ कर दो। बस करो और जीवन में कभी मुझसे मत मिलना। अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद सानिया अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगी। सानिया, मैंने तुझे बुरा भला कहा। मैं माफी चाहती हूँ। मुझे एहसास हुआ। आखिर तू है तो मेरी बहन ही। अब मुझे एहसास हो गया है कि अपने तो अपने ही होते हैं। मेरी सालगिरह की पार्टी में तुम भी आना, मेरी बहन। सानिया जादुई नींबू के साथ लता के घर जाती है। सानिया, तू आज मेरे साथ ही रहना। कितना समय हो गया है तुझसे बिछड़े। ठीक है लता, मैं आज यहीं रुक जाती हूँ। सानिया रात को वहीं सोती है। जादुई नींबू उसके बराबर में रखा था। लता ने चुपके से नींबू उठाया कि तभी सानिया की आंख खुल गई। लता जल्दी से नींबू मुंह में डाल लेती है। लता, मेरा नींबू बराबर में रखा था, तुमने लिया क्या? लता कुछ ना कहती और आगे की ओर बढ़ने लगती है। तभी, हे जादुई नींबू, तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम बड़े आकार में हो जाओ। तभी लता का एक गाल फूलने लगता है। लता, ये नींबू बाहर निकालो। लता रोने लगी और नींबू बाहर निकाला। मैंने तुम पर भरोसा किया, पर तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो। मुझे माफ कर दो। बस करो और जीवन में कभी मुझसे मत मिलना। अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद सानिया अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगी।